व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, बेल आइकॉन दबाएं और एड्यूरेका हिंदी यूट्यूब चैनल की कोई वीडियो मिस ना करें। हाय दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और मैं आपका स्वागत करता हूँ एड्यूरेका के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एथिकल हैकिंग के बारे में। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए सीधे पहले टॉपिक के साथ शुरू हो जाते हैं। पहले हम बात करेंगे एथिकल हैकिंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि ये होता क्या है। तो हैकिंग के डेफिनेशन के मुताबिक एथिकल हैकिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी कंप्यूटर या उसके नेटवर्क के वल्नरेबिलिटीज यानी वीकनेसेस को पहचानने की कोशिश करते हैं। अगर कोई ऐसी वीकनेस पहचान में आती है तो हम उसे सुधारने की भी कोशिश करते हैं। अगर आप आज के कंप्यूटर इंडस्ट्री को एनालाइज करेंगे तो आप ये देखोगे कि आज कोई भी बिजनेस चलाने के लिए केवल एक कंप्यूटर काफी नहीं है। हमें कंप्यूटर का एक पूरा नेटवर्क चाहिए होता है ताकि जो इंसान बिजनेस को चला रहा है उसे कम्युनिकेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। जब भी कोई ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क को खड़ा करता है तो उसकी हैक होने की भी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये कंप्यूटर अब एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। जब कोई कंप्यूटर हैक होता है उस कंप्यूटर से जरूरी जानकारी चोरी हो सकती है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, बैंक अकाउंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी ये सब चोरी करता है अपने खुद के मुनाफे के लिए करता है, तो हम उस इंसान को हैकर कहते हैं। आप लोग अगर न्यूज पर ध्यान देते हो तो आप में से किसी ने देखा होगा कि हैकिंग को लेकर पूरी दुनिया में काफी हलचल हो रही है। जब भी कोई कंपनी हैक होती है उन्हें लाखों का नुकसान होता है। ऐसे कंपनीज से इंस्पायर होकर आजकल काफी कंपनीज एथिकल हैकर्स को हायर करते हैं। तो अब मन में ये सवाल उठता है कि ये एथिकल हैकर होता कौन है। एथिकल हैकर और एक हैकर के बीच में असल में ज्यादा अंतर नहीं होता। एथिकल हैकर एक हैकर जैसे एक सिस्टम को पेनिट्रेट करके उसमें खामियां ढूंढने की कोशिश करता है। अंतर बस यही है कि एक एथिकल हैकर ये सब क्लाइंट के अनुमति के साथ करता है, जबकि एक आम हैकर ये सब बिना किसी अनुमति के कर देता है। जब एक एथिकल हैकर को कोई खामियां मिलती है, पहले तो वो अपने क्लाइंट को बताता है इन खामियों के बारे में और उन्हें फिर सुधारने के तरीके भी बताता है। यही अंतर एथिकल हैकिंग को लीगल बनाता है और आम प्रकार के हैकिंग को इलीगल। अब हैकर के तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है व्हाइट हैट हैकर, जो कि एथिकल हैकर का दूसरा नाम है। दूसरा होता है ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर वो हैकर होता है जो कि खुद के मतलब के लिए और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए हैक करता है। ब्लैक हैट हैकिंग इलीगल होती है और आप अगर पकड़े जाते हो तो आपको काफी सालों की सजा हो सकती है। इन दोनों के अलावा एक और तरीके का हैकर होता है और इन्हें ग्रे हैट हैकर भी कहा जाता है। ये व्हाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर का मेल होता है। ये लोग बिना क्लाइंट परमिशन के सिस्टम को हैक करके उनमें खामियां निकालते हैं और फिर क्लाइंट को बताते हैं। ग्रे हैट हैकर नॉर्मली बग बाउंटी के लिए काम करते हैं। तो ये बग बाउंटी क्या होता है? कभी कभी बड़े बड़े कंपनी जैसे कि गूगल और फेसबुक अपने सिस्टम पर बग्स ढूंढने के लिए लोगों को पैसे या रिवॉर्ड्स देते हैं। तो जब ये पैसा उन्हें मिलता है यानी हैकर को, तो उसे बग बाउंटी कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने समझ लिया है कि हैकिंग क्या होता है, एथिकल हैकिंग क्या होता है और हैकर के तीन टाइप्स के बारे में भी बात कर ली है। अब हम एथिकल हैकिंग के गोल्स के बारे में बात करेंगे। मतलब जब कोई कंपनी एक एथिकल हैकर को जॉब देता है तो वो उससे क्या क्या एक्सपेक्ट करता है। एक एथिकल हैकर के तीन गोल रहते हैं। पहले, उसे अपने क्लाइंट कंपनी का डेटा प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है ब्लैक हैट हैकर से। दूसरा गोल है कि उसे जो भी वीकनेस या वल्नरेबिलिटी मिलेगी उसके बारे में उसे डिटेल्ड रिपोर्ट अपने क्लाइंट को देनी होगी। उस रिपोर्ट में उसे बताना है कि उसने क्या वीकनेस ढूंढा है, कहाँ ढूंढा है और कैसे ढूंढा है, और उसे यह भी बताना है कि इन वीकनेसेस को कैसे हटाएगा। तीसरा गोल है कि उस क्लाइंट के वेंडर्स को भी बताना है अगर उनके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में कोई वीकनेस मिले, ताकि जब ये वेंडर्स वापस अपने हार्डवेयर प्रोडक्ट्स क्लाइंट को देने आए तो उनमें ये खामियां ना हो। अब बात करते हैं कि आज के जमाने में एथिकल हैकर्स की क्या इंपॉर्टेंस रहती है एक कंपनी के लिए। आजकल लोगों में काफी अवेयरनेस बढ़ गई है डेटा और उसकी प्राइवेसी के बारे में। ऊपर से डेटा एक कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स भी होता है। अगर कंपनी के डेटा को कुछ होता है तो वो कंपनी के नाम पर एक कलंक हो सकता है और इससे कंपनी को काफी नुकसान भी पहुंच सकती है। जब कोई कंपनी एथिकल हैकर को काम पे रखता है तो वो इन सब हानिकारक चीजों से उस कंपनी को बचाता है। इसी बात पे एथिकल हैकिंग के लीगैलिटी पे भी थोड़ी बात की जाए। अगर कोई एथिकल हैकर अपने कॉन्ट्रैक्ट के बाहर जाकर छेड़छाड़ करे तो वो काम इलीगल हो जाता है और ऐसे काम से आपकी एथिकल हैकिंग की सर्टिफिकेशन भी कैंसिल हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में। एक एथिकल हैकर रोज कुछ सिक्योरिटी थ्रेट के साथ डील करता है, तो ये जरूरी है कि आपको इन सिक्योरिटी थ्रेट्स की जानकारी हो। तो सिक्योरिटी थ्रेट असल में क्या होता है? अब कोई भी सिचुएशन जो किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक कोई कंप्यूटर को खतरे में डालता है उसे एक सिक्योरिटी रिस्क के नाम से जाना जाता है। किसी कंप्यूटर के सिक्योरिटी के लिए पहला कदम होता है कि इन सिक्योरिटी थ्रेट्स को पहचानना। इन्हें पहचानने के लिए इनके अलग अलग टाइप्स के बारे में भी हमें जानकारी रखना जरूरी है। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स असल में दो टाइप्स के होते हैं, फिजिकल और नॉन फिजिकल।
अगर कोई शख्स अपने कंप्यूटर पर खुद आके उसे हानि पहुंचाए तो उसे हम फिजिकल थ्रेट्स का एग्जाम्पल मान सकते हैं। वैसे ही अगर आपके कंप्यूटर को कोई मालवेयर या वायरस हानि पहुंचा रहा है तो उस मालवेयर को हम नॉन फिजिकल थ्रेट्स का एग्जाम्पल मान सकते हैं। फिजिकल और नॉन फिजिकल थ्रेट्स के भी कई टाइप्स होते हैं। फिजिकल थ्रेट्स के 3 क्लासिफिकेशन है: इंटरनल, एक्सटर्नल और ह्यूमन थ्रेट। अब इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सोचिए कि आपके कंप्यूटर के अंदर आग लग गई हो तो उसे हम इंटरनल थ्रेट का एग्जाम्पल मान सकते हैं। अगर आपके घर पर बिजली की प्रॉब्लम की वजह से वोल्टेज की दिक्कत हो और उससे आपका कंप्यूटर खराब हो जाए तो वो एक्सटर्नल थ्रेट का एग्जाम्पल माना जा सकता है। अब आखिरी टाइप है ह्यूमन थ्रेट। ह्यूमन थ्रेट वो हर कोई हानिकारक सिचुएशन होती है जो कि इंसानों की वजह से होता है, जैसे कि कंप्यूटर का चोरी या फिर कंप्यूटर के साथ गलत खिलवाड़। अब आगे बढ़ते हैं और नॉन फिजिकल थ्रेट्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप एक एथिकल हैकर बनते हो आपको रोज ऐसे नॉन फिजिकल थ्रेट्स के साथ डील करना पड़ेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है: वर्म्स, मालवेयर, ट्रोजन और वायरसेस। एथिकल हैकर के रूप में आपका काम है इन्हें एक कंप्यूटर पर पहचानना और उस सिस्टम को सुरक्षित रखना। एक कंप्यूटर को ऐसे चीजों से सुरक्षित रखने के लिए आप कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी ले सकते हैं, जैसे कि लॉजिकल सिक्योरिटी मेजर्स को सेटअप करना, कॉग्निटिव साइबर सिक्योरिटी टूल्स को इंस्टॉल करना, अलग अलग टाइप के ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल करना, जैसे कि फेशियल ऑथेंटिकेशन या फिर पासवर्ड रिलेटेड ऑथेंटिकेशन या फिर वो ऑथेंटिकेशन जो बायोमेट्रिक्स के द्वारा भी की जाए। एथिकल हैकर अपने क्लाइंट कंपनी में इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम या फिर इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये दो टूल्स आज के ज़माने में काफ़ी इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। चलिए अब बात किया जाए एथिकल हैकर के स्किल सेट के बारे में। अगर आप खुद एक एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो आपको भी इन अलग अलग स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। पहले आपको प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। एक एक्सपीरियंस एथिकल हैकर को डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे कि HTML, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी, जावा और बैश स्क्रिप्टिंग, और ऐसे ही बहुत सारी लैंग्वेजेस। इन सारे लैंग्वेजेस में वो एक्सपर्ट क्यों ना हो, पर उसे इनकी जनरल वर्किंग के बारे में पता होता है। एक एथिकल हैकर को ऑपरेटिंग सिस्टम की इन डेप्थ नॉलेज भी होती है और उन्हें कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करना आता है, जैसे कि विंडोज, मैकओएस और लिनक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग छोड़ के एक एथिकल हैकर को नेटवर्किंग का भी इन डेप्थ नॉलेज रहता है। उनको TCP IP और OSI मॉडल के वर्किंग के बारे में और पैकेट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कैसे पहुंचता है इनके बारे में पता रहता है। चलिए अब बात करते हैं कि एक एथिकल हैकर के करियर में प्रोग्रामिंग नॉलेज की क्या ज़रूरत है। कई लोगों को ये गलतफहमी है कि एथिकल हैकर्स को प्रोग्रामिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। एथिकल हैकर्स को प्रॉब्लम सॉल्वर्स भी कहा जाता है। जब भी ये कोई प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं तो उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऊपर से एथिकल हैकर्स अपने कई सारे छोटे मोटे काम को ऑटोमेट करते हैं प्रोग्रामिंग के द्वारा। अगर किसी इंसान को प्रोग्रामिंग के बारे में पता होता है तो वो दूसरे के कोड में खामियां ढूंढ सकता है। ये एक एथिकल हैकर की ज़रूरत होती है कि वो दूसरे की कोड में खामियां देख पाए। प्रोग्रामिंग का ज्ञान होने से एक एथिकल हैकर एग्जिस्टिंग टूल्स को कस्टमाइज भी कर सकता है ताकि वो उसके खास ज़रूरतों को पूरा कर सके। अब चलिए बात करते हैं एथिकल हैकिंग टूल्स के बारे में। आज के ज़माने में जब सब कुछ ऑटोमेट किया जा रहा है, एथिकल हैकिंग इंडस्ट्री के लिए भी कई टूल्स डेवलप किए गए हैं। पहला टूल जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है नेटस्पार्कर। नेटस्पार्कर एक इजी टू यूज वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी स्कैनर है। नेटस्पार्कर को यूज करके आप SQL इंजेक्शन या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जैसे वल्नरेबिलिटीज को ऑटोमेटिकली ढूंढ सकते हैं अपने वेब एप्लीकेशन में। अगला टूल है बर्बसूट। अब बर्बसूट एक प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आप वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग कर सकते हो। ये काफ़ी फेमस है क्योंकि बर्बसूट के साथ जो टूल्स आते हैं वो एक दूसरे के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट भी हो जाते हैं। अगला टूल जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है Nmap। अब Nmap भी काफ़ी फेमस टूल है जिसके द्वारा आप नेटवर्क स्कैन्स कर सकते हो। Nmap इतना जाना जाता है एथिकल हैकिंग कम्युनिटी में क्योंकि ये जितना आसान है इंस्टॉल और यूज़ करने के लिए वो उतना ही पावरफुल भी है। आप Nmap के द्वारा बड़े और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क स्कैन्स बहुत आसानी से कर सकते हो। अगला टूल है Acunetics। Acunetics के साथ आप एक हैकर को पूरी तरह मिमिक कर सकते हो। इसका मतलब है कि जैसे एक हैकर आपके सिस्टम को हैक करता है वही प्रोसेस Acunetics आपको करके दिखाएगा और वो आपके सिस्टम को सुरक्षित रखने की टिप्स भी देगा। और एक टूल जो एथिकल हैकिंग कम्युनिटी में काफ़ी फेमस है उसका नाम है हैशकैट। हैशकैट को इस्तेमाल करके आप पासवर्ड क्रैकिंग और पासवर्ड रिट्रीवल कर सकते हैं। जब भी कोई पासवर्ड एक डेटाबेस में स्टोर किया जाता है तो वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं किया जाता बल्कि हैश करके स्टोर किया जाता है। जब भी ऐसे हैश को क्रैक करने की ज़रूरत होती है एथिकल हैकर्स हैशकैट का इस्तेमाल करते हैं। आखिरी टूल जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है SQL मैप। SQL मैप एक ऐसा टूल है जो डेटाबेस रिलेटेड है और कोई भी वल्नरेबिलिटीज को ढूंढने की प्रोसेस को पूरी तरह ऑटोमेट कर देता है। अब चलिए सोशल इंजीनियरिंग पे थोड़ी बात की जाए।
सोशल इंजीनियरिंग एथिकल हैकिंग और हैकिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। सोशल इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है जिसके इस्तेमाल से लोग झूठ बोलकर दूसरों से उनके क्रेडेंशियल्स यानी उनकी लॉगिन आईडी या पासवर्ड चुराने की कोशिश करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग में लोग दूसरे लोगों का फायदा उठा सकते हैं। इनसे बचने के लिए एथिकल हैकर्स को ऐसे टेक्निक्स के बारे में अवेयर रहना चाहिए। पहले ये देखते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग का पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। सोशल इंजीनियरिंग एक 5 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप को बोला जाता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इस स्टेप पर जो हैकर है वो जितनी जानकारी इकट्ठा कर सकता है उतना करता है जिससे वो अपने टारगेट को जान पाए। जानकारी जैसे कि वो इंसान कहाँ पे काम करता है, कैसे कंप्यूटर यूज करता है, कितने बजे से कितने बजे तक ऑनलाइन रहता है, ऐसी इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। सेकेंड स्टेप होता है अपने अटैक को प्लान करना। इस फेज में हैकर स्टेप 1 की जानकारी को इस्तेमाल करते हुए अपने पूरे अटैक प्रोसेस का ब्लूप्रिंट बनाता है। तीसरा स्टेप होता है अटैक को एग्जीक्यूट करने के लिए नेसेसरी टूल्स को इकट्ठा करना। फोर्थ स्टेप में हैकर्स अटैक करता है टारगेट सिस्टम को उनके टूल्स के साथ। अटैक के दौरान हैकर को कई बार और भी जरूरी जानकारी मिलती है जिसे वो आगे जाकर यूज कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर कि ये 5 स्टेप मिलकर एक साइक्लिक प्रोसेस बनता है। अगर कोई भी इंसान इस साइकिल में फंस जाता है तो उसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब चलिए सोशल इंजीनियरिंग के टेक्निक्स के बारे में थोड़ी बात की जाए। जब एक हैकर सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश करता है तो वो कई टेक्निक्स इस्तेमाल करता है। हम आज उनमें से 5 टेक्निक के बारे में बात करेंगे। पहले टेक्निक का नाम है फेमिलियरिटी एक्सप्लॉइट। इसमें आप टारगेट से दोस्ती करने का ढोंग करके उससे जरूरी जानकारी निकालने की कोशिश करते हो। इंसान ज्यादातर अपने दोस्तों पे शक नहीं करता और इसी बात को दिमाग में रखते हुए ये टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा टेक्निक है कि आप अपने टारगेट को डरा कर रखो। डर के मारे या फिर डरावनी स्थिति से बचने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। कई हैकर इसी चीज का फायदा उठाते हैं। अगले टेक्निक का नाम है फिशिंग। इसमें हैकर एक फेक वेबसाइट खड़ा करता है जो कि अन्य वेबसाइट की तरह दिखता है जैसे कि फेसबुक या जीमेल। फिर ये लोगों को अपने नकली वेबसाइट का लिंक भेजता है ताकि वो उनके पर्सनल डिटेल्स का फायदा उठा सके। अगली टेक्निक का नाम है टेलगेटिंग। इसमें हैकर अपने टारगेट का जगह जगह पीछा करता है और उसके पर्सनल डिटेल्स के बारे में जानने की कोशिश करता है। आखिरी टेक्निक है इंसान के इमोशंस का गलत फायदा उठाना। जब भी कोई इमोशनल होता है उसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि वो अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी को भी बता दे। यही चीज हैकर्स अपने मन में रखते हैं और इंसानों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे क्रिप्टोग्राफी के ऊपर। एथिकल हैकर के रूप में आपको क्रिप्टोग्राफी की जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैं इस टॉपिक को आज के ट्यूटोरियल में कवर करूंगा। क्रिप्टोग्राफी किसी भी इंफॉर्मेशन को छिपाने की आर्ट होती है। आज के जमाने में इंफॉर्मेशन ही सब कुछ है। सही इंफॉर्मेशन गलत हाथों में कभी कभार खतरा पैदा कर सकता है। ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए लोग क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। क्रिप्टोग्राफी के मदद से हम एक सेंटेंस को नॉन रीडेबल फॉर्मेट में बदल सकते हैं। इस नॉन रीडेबल फॉर्मेट को साइफर टेक्स्ट कहा जाता है। प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलने का प्रोसेस एन्क्रिप्शन कहा जाता है और साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलने का डिक्रिप्शन कहा जाता है। एथिकल हैकर के रूप में आपको डिक्रिप्शन पर ज्यादा ध्यान देना है। जब कोई साइफर टेक्स्ट बिना किसी की के डिक्रिप्ट करने की कोशिश करता है तो उसे क्रिप्टोनालिसिस भी कहा जाता है। क्रिप्टो एनालिसिस 3 चीजों पे डिपेंडेंट है। पहला है प्रोसेसिंग पावर, दूसरा स्टोरेज कैपेसिटी और तीसरा आपके पास कितना टाइम है जाया करने के लिए। क्रिप्टो एनालिसिस करने के 3 तकनीक होते हैं। आज हम उनमें से 3 तकनीक पर ध्यान देंगे। पहले तकनीक का नाम है ब्रूट फोर्स अटैक। इस तकनीक में हैकर वो हर पॉसिबिलिटी चेक करता है जिससे वो साइफर टेक्स्ट को डिसाइफर कर पाए। ये तकनीक काफी समय और प्रोसेसिंग पावर दोनों लेता है। दूसरे तकनीक का नाम है डिक्शनरी अटैक। इस तकनीक में वर्ड लिस्ट का इस्तेमाल होता है। वर्ड लिस्ट बेसिकली एक फाइल होता है जिसमें अलग अलग वर्ड्स हो जो कि पासवर्ड के साथ मैच कर सकता है। तीसरे तकनीक का नाम है रेनबो टेबल अटैक। इसमें हैश टेबल्स और उनके ओरिजिनल टेक्स्ट के रिलेशन को एनालाइज करके लोग पासवर्ड क्रैक करते हैं। चलिए अब जाने पहचाने क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स के बारे में भी थोड़ी बात की जाए। हम 3 एल्गोरिथम्स के बारे में बात करेंगे। पहला एल्गोरिथम का नाम है MD5। MD5 मैसेज डाइजेस्ट 5 का शॉर्ट फॉर्म है। इस एल्गोरिथम से आप 128 बिट्स के हैश वैल्यूज निकाल सकते हो। आज MD5 को इतना सुरक्षित नहीं माना जाता क्योंकि इस एल्गोरिथम को क्रैक करने के कई तरीके डेवलप हो चुके हैं। दूसरा एल्गोरिथम का नाम है SHA-256। SHA-256 सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम का शॉर्ट फॉर्म है। इस एल्गोरिथम का इस्तेमाल आज भी कई जगह होता है क्योंकि इसे काफी सिक्योर भी माना जाता है। इस एल्गोरिथम में 256 बिट के हैश वैल्यूज जनरेट होते हैं। और तीसरे एल्गोरिथम का नाम आज के लिए है RC4 एल्गोरिथम। RC4 एल्गोरिथम प्रिवेट साइफर 4 का शॉर्ट फॉर्म है और RC4 एल्गोरिथम आज के जमाने में SSL प्रोटोकॉल में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब टाइम है डेमोन्स्ट्रेशन का। तो आज हमारा डेमोन्स्ट्रेशन होगा क्रिप्टो एनालिसिस के ऊपर और आज हम एक टूल का इस्तेमाल करके देखेंगे कि आप एक टेक्स्ट को कैसे एनक्रिप्ट
और कैसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो आज के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आज हम एक टूल यूज़ करेंगे जिसका नाम है क्रिप्ट टूल। तो क्रिप्ट टूल को आप डाउनलोड कीजिए प्लीज़, और डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पे जाके क्रिप्ट टूल टाइप कर सकते हैं, और जो पहला लिंक आता है उसी से आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी ये टूल डाउनलोड करके रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो एक बार रुकिए प्लीज़। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये टूल ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो पहले हम एक टेक्स्ट को लिखेंगे, फिर उसको एनक्रिप्ट करेंगे, फिर उसको डिक्रिप्ट करने का भी कोशिश करेंगे। जब आप क्रिप्ट टूल खोल लेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसपे काफ़ी सारा टेक्स्ट लिखा है। तो हम इस टेक्स्ट को रिप्लेस करके अपना खुद का एक टेक्स्ट डालेंगे। तो आज के एग्जाम्पल के लिए मैं टेक्स्ट यूज़ करूंगा, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्ड ओवर द लेजी डॉग। मैंने ये सेंटेंस चुना है क्योंकि इस सेंटेंस में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स सारे यूज़ होते हैं। ए से लेके जेड तक सारे अल्फ़ाबेट्स इस सेंटेंस में पाए जाएंगे आप। तो इसको एनक्रिप्ट करने का अलग ही मज़ा आता है। तो पहले हम लोग को इस चीज़ को एनक्रिप्ट करना पड़ेगा। आज के एनक्रिप्शन के लिए हम RC4 एनक्रिप्शन एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे। तो पहले हम लोग जाएंगे एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट टैब पर, फिर हम लोग जाएंगे सिमेट्रिक मॉडर्न पे। तो सिमेट्रिक मॉडर्न पे अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि इधर RC4 का ऑप्शन लिखा है। तो हम लोग इधर की लेंथ को पहले तो 24 बिट्स कर लेंगे, और ये 000 ही रखेंगे। तो इसको हम अभी एनक्रिप्ट दबा के एनक्रिप्ट कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अगर ये टेक्स्ट को मैं पढ़ने की कोशिश करूँ तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अभी एनक्रिप्ट हो चुका है। तो इस टेक्स्ट को हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं, और ये नॉन रीडेबल फॉर्मेट में पाया जाता है। तो अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो आपको दिखेगा कि ये सारे हेक्साडेसिमल वैल्यूज है। तो अब चलिए इसको डिक्रिप्ट भी किया जाए। तो डिक्रिप्ट करने के लिए आपको एनालिसिस टैब पे जाना पड़ेगा, और एनालिसिस टैब में जाके आपको जाना पड़ेगा सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन मॉडर्न पे। फिर वापस आपको RC4 को चूज करना है। यहाँ पे आप वापस की लेंथ को 24 बिट्स को चेंज कर देंगे, और आपको बस स्टार्ट दबाना है। तो ऐसे स्टार्ट दबाने के बाद आप देखोगे कि ऐसा एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जिसमें आपको दिखेगा कि इधर 24 बिट का ब्रूट फोर्स सर्च हो रहा है। तो जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था, ब्रूट फोर्स वो मेथड होता है जिसमें कंप्यूटर हर कोई पॉसिबिलिटी यूज करके देखेगा इस साइफर टेक्स्ट पर। तो अभी हम वेट करेंगे कि ये साइफर टेक्स्ट अभी डिक्रिप्ट हो जाए। तो अभी इसको डिक्रिप्ट होने में अभी 1 मिनट बाकी है, तो उसके लिए हम वेट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये डिक्रिप्शन होने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया था, ब्रूट फोर्स होने में काफ़ी टाइम लगता है। ये एक छोटा सा टेक्स्ट है तो उसमें भी इसको 1 डेढ़ मिनट लग गया। पर अगर समझिए कि ये एक बड़ा सा टेक्स्ट फाइल होता तो इसको घंटे घंटे लग जाते। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों कि आज का ब्रूट फोर्स खत्म हो चुका है। तो रुकिए, मैं इस विंडो को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और इस साइड से भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो अभी देखा जाए कि इस लिस्ट में क्या क्या दिया गया है। तो पहले तो एक कॉलम दिखता है हम लोग को एंट्रोपी बोल के, दूसरा दिखता है हेक्स टर्म बोल के। फिर होता है कि डिक्रिप्शन में टेक्स्ट क्या मिली है और उसकी की का यूज हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कई की यूज हुए गए हैं, और एंट्रोपी का इस कॉलम में मतलब है कि जितना कम एंट्रोपी होएगा उतना ही करेक्ट आपका डिक्रिप्शन होएगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इधर सबसे कम एंट्रोपी है 4.3685, और बाकी सारे एंट्रोपी 4.3685 से ज्यादा है। और वाकई में हम देख सकते हैं कि उसका डिक्रिप्शन भी असल में सही है। तो हम लोग का जो ओरिजिनल टेक्स्ट था, जो कि ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट है, वो था द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्ड ओवर द लेजी डॉग, और वही हमको डिक्रिप्शन के बाद मिला है। तो हम इधर एक्सेप्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। तो वापस वो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा कि एनक्रिप्शन के बाद, डिक्रिप्शन होने के बाद, कि हम लोग को वापस सही प्लेन टेक्स्ट मिला है। तो दोस्तों इस डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आज का ट्यूटोरियल को एंड करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने आज कुछ अलग और नया सीखा है। अगर आपको मजा आया तो कृपया करके एड्यूरेका हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में मिलूंगा। थैंक यू एंड गुड बाय।